हेलो साथियों, नमस्कार। मैं योगेश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं सभी साथी? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है भाई मौर्य वंश, है ना। अभी तक हम बौद्ध धर्म पढ़ चुके हैं और जैन धर्म पढ़ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ चुके हैं, वैदिक काल पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पांचवा टॉपिक है हमारा क्या? मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य डायनेस्टी हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें थ्योरी भी कवर हम करने वाले हैं और बाकी ऑब्जेक्टिव तो आपके हैं ही। पहला प्रश्न है आपका, किस मौर्य शासक को यूनानियों द्वारा अमित्रघात कहा गया? देखो भाई, ये जो शब्द है अमित्रघात, जिसको अमित्रघात कहा गया उसके अन्य नाम भी थे, है ना। इसका नाम जो है वारिसार भी था, है ना। वारिसार, इसको वारिसार भी कहा गया। ठीक है, इसको भद्रसार भी कहा गया, भद्रसार। और इसको अमित्रघात भी कहा गया, अमित्रघात। ठीक है, तो ये किसके नाम थे? ये सारे किसके नाम थे? ये थे बिंदुसार के। बिंदुसार एक शासक था, किसका? मौर्य साम्राज्य का शासक था। मौर्य साम्राज्य का जो पहला शासक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो इसका उत्तराधिकारी बना वो बना बिंदुसार, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य। देखो भाई, ये है मौर्य साम्राज्य। क्या है? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य जो था वो 322 से 322 बीसी से 185 बीसी तक था। ठीक। अच्छा, इस साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या राजधानी? जो इसकी राजधानी थी, राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। क्या थी भाई? पाटलिपुत्र थी। ठीक है। अच्छा, ये जो बिंदुसार था ये कब से कब तक रहा? सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य रहा, है ना, 322 से लेकर, लेकिन 298 से बिंदुसार आ गया था। बिंदुसार का अभिषेक हुआ था 298, और ये रहा था 273 तक, यानी कि 25 वर्ष तक इसने शासन किया था। किसने? बिंदुसार ने। अच्छा जी, बिंदुसार के दो पुत्र थे। बिंदुसार के दो पुत्र थे, दो पुत्र थे। कौन कौन से? एक का नाम था सुसीम और एक का नाम था अशोक। सुसीम और अशोक। ठीक है जी। अच्छा, बात करें समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त जो था इसे भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। ये गुप्त वंश से था। भारत का नेपोलियन, भारत का नेपोलियन। और कनिष्क का तो आपको पता ही है, ये कुषाण वंश से था। और भाई इसके समय में जो है फोर्थ बौद्ध संगति होती है, 1000 बार बता चुका हूँ, है ना। ठीक है, बौद्ध संगति होती है चौथी वाली। ठीक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम बढ़ेंगे। कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों को उखाड़ फेंकने या पराजय के लिए चाणक्य की सहायता प्राप्त की थी? देखो, एक घनानंद था। घनानंद ने जब विष्णुगुप्त यानी कि चाणक्य की जब बेइज्जती की थी, तो जब ये उधर से विष्णुगुप्त या फिर चाणक्य वापस लौट रहे थे, रास्ते में एक बच्चा मिला था जिसको इन्होंने अपने साथ ये ले आए थे, और वो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य बना था। ठीक है ना। ठीक। तो जो घनानंद था यानी कि नंद वंश का वो शासक था एक। ठीक। तो किसकी सहायता, कौन सा साहित्यिक स्रोत यह बताता, साहित्यिक स्रोत यह बताता है? क्या इंडिका बताता है? इंडिका लिखी किसने थी भाई? मेगास्थनीज ने लिखी थी। अर्थशास्त्र कौटिल्य या फिर चाणक्य, एक ही नाम है। कौटिल्य कह लो, चाणक्य कह लो, विष्णुगुप्त कह लो। ठीक है। तो ये पता लगता है मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस। ठीक है ना। किसमें, किससे पता चलता? मुद्रा राक्षस से पता चलता। अच्छा, मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? ये लिखी थी विशाख दत्त।
कौन सी भाषा में लिखी थी भाई? ये लिखी थी संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखी थी। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य की हम बात करें, मैंने बताया चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो 322 से ही स्टार्ट हो गया था, क्योंकि 322 से मौर्य साम्राज्य जो है शुरू हुआ था और 185 बीसी तक रहा था, और ये 322 से 298 बीसी तक चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के कुछ अन्य नाम भी थे। अन्य नाम एंड्रोकोट्स, और एक था इसका सैंड्रोकोट्स। ठीक है भाई, ये इसके अन्य नाम थे। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का नाम था दुर्धरा, पत्नी थी इनकी दुर्धरा, ये वाली बात भी ध्यान रखेंगे। चलो भाई, इसमें थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। एक युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच, है ना। एक युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य 305 ईस्वी में, 305 बीसी में, ईसा पूर्व में, बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस निकेटर, सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का युद्ध हुआ। अच्छा जी, इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य की विजय हुई। तो विजय होने के बाद सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री, निकेटर ने क्या करा था, अपनी पुत्री इसका नाम था हेलेना, हेलेना, ठीक है ना। इसका क्या नाम था भाई? हेलेना या कार्नेलिया की शादी कर दी थी। किससे कर दी थी? चंद्रगुप्त से कर दी थी। ठीक है, और क्या किया था इसने? निकेटर ने एक अपना दूत भी, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज भी दे दिया था। ठीक है ना, किसको दिया था? चंद्रगुप्त को दे दिया था। ठीक, इसने ही इंडिका लिखी थी। अच्छा, और इसने चार स्थान दिए थे। एक तो इसने दिया था कांधार, मकरान, कांधार दिया था, मकरान दिया था, काबुल दिया था और हेरात दिया था। ये भी इसने चारों जगह जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे दी थी। ठीक है ना, है ना। ये चारों प्रांत, ये प्रांत किसको दे देते? चंद्रगुप्त को। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त को दिए। ये वाली सारी बातें ध्यान रखेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट चलें। चलिए भाई, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं और थोड़ा सा डिस्कशन और कर लेते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य था ये जैन धर्म का अनुयायी था। जैन धर्म का अनुयायी था। और इसने जो दीक्षा ली थी वो किससे ली थी? भद्रबाहु से ली थी। दीक्षा जो ली थी वो किससे ली थी? वो भद्रबाहु से ली थी। और चंद्रगुप्त के बाद जो है इसने अपना राज्य बिंदुसार को सौंप दिया था।
और चंद्रगुप्त मौर्य है, कहाँ चला गया था? चंद्रगुप्त मौर्य 298 बीसी में अपना राज्य बिंदुसार को देकर कहाँ चला गया था भाई? श्रवण बेलगोला चला गया था। चला गया और वहां पर इसने चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर चंद्रगिरी की पहाड़ी पर प्राण त्याग दिए। अच्छा, जो इसने ये प्राण त्यागे वो कैसे त्यागे थे? इसने जो प्राण त्यागे थे वो संलेखना विधि, बिना कुछ खाए पिए भूखा मर गया था भाई साहब। संलेखना विधि से इसने अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर नेक्स्ट, प्रश्न नंबर 3, मौर्य काल में समाहर्ता का क्या अर्थ है? समाहर्ता, देखो समाहर्ता का मीनिंग क्या होता है? समाहर्ता जो देखने वाला होता है वो राजस्व विभाग देखता है ना? वो क्या देखता है? राजस्व विभाग देखता है, राजस्व विभाग। ठीक है, और राजस्व विभाग जो देखता है वो क्या करता है? प्राक्कलन, यानी कि इन सब का आकलन करता है राजस्व का। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? प्राक्कलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी, है ना? जो समाहर्ता होता है उसका मतलब होता है, समाहर्ता जो राजस्व विभाग को देखने वाला वो समाहर्ता है, उसका काम क्या होता है? प्राक्कलन और संग्रहण का प्रभारी अधिकारी भी उसको हम कहते हैं। ठीक है, अच्छा इसके टाइम में कुछ अध्यक्ष थे, सबको अलग अलग विभाग मिले हुए थे, तो जो अध्यक्ष थे उनको क्या कहते थे? जैसे क्या, एक बताता हूं मैं, जैसे ले लो सीता अध्यक्ष, एक सीता अध्यक्ष होते थे। इनका काम क्या होता था? राजकीय भूमि से जो प्राप्त आय होती थी उसका ये अधिकारी होता था। सीता अध्यक्ष का काम होता था, ये किस चीज का अध्यक्ष था? ये था राजकीय भूमि से प्राप्त आय का अधिकारी। ठीक है भाई, ये वाली बात भी हम रखेंगे ध्यान, ये इसका अधिकारी होता था। चलिए, अच्छा और हम बात करें, एक होता था प्रदेष्ठा। प्रदेष्ठा क्या करता था? ये फौजदारी विभाग का अधिकारी। ठीक है, और कौन कौन से होते थे? एक होता था नवाध्यक्ष। नवाध्यक्ष का क्या काम था? जहाजों की जो देख रेख करता था, जहाज रानी इसको हम कह सकते हैं। और भी यहाँ पे अध्यक्ष थे, जैसे हम बात करें, एक होता था कोषाध्यक्ष, है ना? ठीक, कोषाध्यक्ष। जो कोष का अध्यक्ष होता था उसे कहते थे सन्निधि, सन्निधाता, ये कहते हैं सन्निधाता, सन्निधाता। ये क्या क्या होता था? ये कोषाध्यक्ष होता था। चलो, ये वाली सारी चीजें ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और लिख लेना यहाँ पे, एक होता था लक्षणाध्यक्ष। ये कौन सा विभाग देखता था? ये टकसाल वाला विभाग देखता था। कौन सा? टकसाल, टकसाल ये देखता था। चलिए भाई, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ हम चलेंगे, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। प्रश्न नंबर 4, मौर्य काल के वंशानुगत सैनिक को किस नाम से जाना जाता था? मतलब मौर्य काल में क्या था? जैसे भाई मेरे पिताजी ने क्या करा, सेना में अपनी सेवा दी, है ना? वो सैनिक थे, तो मैं उनका वंश, तो मैं भी, मेरा भी ये है कि मैं भी जाऊंगा, मैं सैनिक बनूंगा। ये रूल था कि कुछ सैनिक ऐसे होते थे, सब नहीं, कुछ सैनिक ऐसे होते थे जो वंशानुगत चलते थे, पीढ़ी दर पीढ़ी।
मतलब मेरे दादा परदादा ने मौर्य काल में सैनिक के रूप में काम किया तो मैं भी करूंगा। तो ये कुछ थे, तो उनको क्या कहते थे, जो वंशानुगत सैनिक होते थे उनको कहते थे मोला। क्या कहते थे? मोला। मोला कहते थे। ये वाली बात ध्यान रखिए। चलिए, है ना, इसमें कुछ और ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 5। भारत में अशोक के शिलालेख का सबसे गूढ़ पुरालेख किस लिपि में लिखा गया? एक पॉइंट यह नोट कर लेना, संस्कृत भाषा में सबसे पहले लिखा गया सबसे पहला अभिलेख। लिखा गया पहला अभिलेख, यह था जूनागढ़ का अभिलेख। जूनागढ़, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ठीक। अच्छा, ये पहला गुण पूरा लेख किस लिपि में था? तो भैया ये था ब्राह्मी लिपि में। ये था ब्राह्मी लिपि में। अशोक के शिलालेख थे। अगर हम अशोक की बात करें, अगर हम बात करें अशोक की, अशोक की हम बात करें तो अशोक जो है 269 पर गद्दी पर बैठा था और 232 तक रहा था। 232 बीसी तक। ठीक है, 269 से 232 बीसी तक ये जो है यहाँ पर रहा था। ठीक, बीच में 4-5 साल जो है मतलब जैसे बिंबिसार, वो बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद 298 में जब बिंदुसार आया, उसके जाने के बाद, बिंदुसार के बाद जब अशोक आया था, तो बीच में 4-5 साल वैसे ही चला था। मतलब प्रॉपर कोई राजा नहीं रहा था, क्योंकि सुसीम और अशोक के वो बिंदुसार सुसीम को चाहते थे बनाना, लेकिन अशोक ने क्या कहते हैं कि अशोक ने अपने बहुत सारे भाइयों की हत्या की थी, उसके बाद ये राजा बना था। और यानी कि सुसीम को भी इसी ने मरवाया था, अशोक ने। ठीक है, आगे चल के मैं बताऊंगा। अपने बड़े भाई को, जो बिंदुसार के 2 बेटे थे सुसीम और अशोक, सुसीम को किसने मरवाया था? अशोक ने ही मरवा दिया था। और बाद में इसी के बेटे से, अपने भाई के बेटे सुसीम के बेटे से, जिसका नाम था निर्ग्रोध, उससे ही बाद में ये बौद्ध धर्म की जो है प्रेरणा लेता है। चलो, फिलहाल तो ये हो गया अशोक का शासनकाल। ठीक है, अशोक के जन्म की हम बात करें, अशोक के जन्म की बात करें, ये जन्म हुआ था 304 बीसी में। अच्छा, इसके अन्य नाम क्या क्या थे? अन्य नाम थे इसका देवनाम प्रियदर्शी। देवनाम प्रियदर्शी। ठीक है। ठीक। और जो है इसके बारे में, अशोक के बारे में ये नोट कर लेंगे कुछ चीज़ें। अशोक के नाम का पता कहाँ से चलता है कि अशोक नाम का भी कोई शासक था और उसका नाम अशोक था? अशोक के नाम का पता कहाँ से चलता है? तो कुछ अभिलेखों से पता चलता है। किससे? अभिलेख से। अभिलेख से। और वो कौन कौन से अभिलेख हैं जिनसे पता लगता है ना? एक तो है भाई आपका, कर्नाटक में पड़ता है, कौन सा अभिलेख है? मास्की अभिलेख। मास्की, मास्की अभिलेख। ठीक है। और ये कहाँ है? कर्नाटक में। ये कर्नाटक में है। ठीक। और है गुर्जरा अभिलेख। गुर्जरा अभिलेख ये मध्य प्रदेश में है। और एक है नेट्टूर अभिलेख। नेट्टूर ये भी कर्नाटक में है। और एक है उदयगोलान। उदयगोलान अभिलेख ये भी कर्नाटक में। इन अभिलेख से क्या पता लगता है कि एक शासक था जिसका नाम अशोक था। ठीक। और जो है क्या बोलते हैं, उसका नाम अशोक था, उसके नाम का पता लगता है। एक चीज इसमें नोट करने वाली है, इंपोर्टेंट भाई। एक अभिलेख था भवरू अभिलेख। क्या अभिलेख था? भवरू अभिलेख।
कहाँ था ये? राजस्थान में था। इस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, है ना। खुद को मगध का सम्राट इसमें बताया था, ठीक है ना। खुद को मगध का सम्राट बताया था। चलिए, अशोक के शिलालेख हैं, इनकी खोज किसने करी थी? इनकी खोज करी थी टी फैनथेलर ने करी थी। 1750 एडी में खोजा था। एडी में खोजा। अच्छा, पढ़ा किसने था? पढ़ा कब था ये? 1837 में ये पढ़े गए थे। किसने पढ़ा था? जेम्स 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 प्रिंसेप। प्रिंसेप ने इनको पढ़ा था और टी पैंथलर ने इनको खोजा था 1750 में। ठीक है। अभिलेखों की भाषा लिख लो भाई। अभिलेख कौन कौन सी भाषा में थे? अभिलेखों की भाषा। अभिलेखों की भाषा। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये थे ब्राह्मी लिपि में। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ये लिखे गए थे खरोष्ठी लिपि में। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें, ये लिखे गए थे अरमाइक लिपि में। अरमाइक में, ठीक है ना। ये वाली सारी चीजें ध्यान रखेंगे। चलो भाई, नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अशोक ने किस प्रमुख शिलालेख में ब्राह्मणों और श्रमणों को सार्वजनिक उदारता का परामर्श दिया था? ब्राह्मणों और श्रमणों को किसमें, किस प्रमुख शिलालेख में? देखो, इसके शिलालेख कितने थे, गुहालेख कितने थे, स्तंभ लेख कितने थे, ये तो डिस्कस करेंगे। चलो, तो पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। इसका उत्तर मैं बता दूं, तीसरे शिलालेख में। देखो, तीसरे शिलालेख में अशोक ने ब्राह्मणों और श्रमणों को सार्वजनिक उदारता का परामर्श दिया था। और दूसरी चीज, और इसने तीसरे उसमें और क्या करा था? तीसरे शिलालेख में इसने अधिकारी नियुक्त किए थे। अधिकारी नियुक्त किए थे जो क्या करते थे? 5 वर्ष में, हर 5 वर्ष में अपने राज्यों की अलग अलग जगहों पर जाते थे, है ना। जहां मगध साम्राज्य फैला होता वहां अलग अलग जगह जाते थे और धम्म का प्रचार करते थे। 5 वर्ष में, प्रत्येक 5 वर्ष में ये भ्रमण करते थे। किस लिए करते थे? धम्म के प्रसार प्रचार के लिए, है ना। प्रसार प्रचार के लिए ये क्या करते थे भाई? 5 वर्ष में भ्रमण करते थे। ठीक। अच्छा, अशोक के कुल शिलालेख कितने हैं? शिलालेख कितने हैं? शिलालेख हैं भाई इसके 14। स्तंभ लेख कितने हैं? स्तंभ लेख हैं 7। और केव लेख मतलब गुफा वाले, गुहा लेख कह सकते हैं। गुहा लेख हैं 3। ये चीजें ध्यान रखेंगे। इनके कुछ जो जो मेन 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 जो शिलालेख हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं एक बार, है ना। जो आपके याद आ रहे हैं एक बार मन मन में उनको रिवाइज कर लीजिए और यहाँ हम डिस्कस कर ही लेते हैं। चलो, पहला शिलालेख, है ना। इसमें क्या कहा गया? पशु बलि की निंदा हुई है। पशु बलि की निंदा। और अहिंसा की बात की गई है कि हिंसा नहीं करनी है। अहिंसा की बात की गई है।
और समस्त प्रजा हमारी संतान है, ये बात भी इसमें कही गई है। समस्त प्रजा हमारी संतान है। ठीक है। अगर हम दूसरे शिलालेख की बात करें, सेकंड शिलालेख की बात करें, सेकंड शिलालेख में क्या कहा गया है? इसमें पशु चिकित्सा की बात की है। पशु चिकित्सा और चेर चोल पांड्या जो दक्षिण में राज्य थे उनका जिक्र हुआ है। दक्षिण राज्यों का जिक्र है। दक्षिण राज्यों का जिक्र है या उल्लेख कह सकते हैं। ठीक है ना। थर्ड शिलालेख की बात करें, अभी मैंने थर्ड शिलालेख आपको बता ही दिया पीछे कि इसमें अधिकारी थे जो 5 साल में भ्रमण करते थे। ठीक है ना। और भ्रमण किस लिए करते थे? कि ताकि धम्म का प्रचार प्रसार हो सके। बात करते हैं फोर्थ शिलालेख की। फोर्थ शिलालेख में जब 261 बीसी में अशोक ने दया नदी के किनारे युद्ध किया था, जिसे कलिंग का युद्ध कहते हैं, जो क्या उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग की राजधानी उस टाइम पे तोसली हुआ करती थी। तो उस टाइम अशोक ने जब युद्ध किया था तो भेरी घोष की नीति अपनाई थी। भेरी घोष यानी कि युद्ध की नीति, है ना, युद्ध की नीति। उसके बाद क्या हुआ था? धम्म घोष की नीति उसने अपनाई थी। युद्ध के बाद जब इतने सारे लोग मारे गए थे युद्ध के बाद, तो उसने धम्म घोष की नीति अपनाई थी, जिसे कहते हैं शांति की नीति, है ना। तो चौथे शिलालेख में यही बताया गया है। क्या बताया गया? कि इसने, अशोक ने भेरी घोष से भेरी घोष से धम्म घोष की नीति। ठीक है। और एक शिलालेख पढ़ते हैं, एट्थ शिलालेख। एट्थ शिलालेख, इसमें क्या बताया गया है? धम्म यात्रा के बारे में बताया गया है। अशोक ने जो धम्म यात्रा की, धम्म यात्रा के बारे में देखो, इसमें ना मेजर पॉइंट लिख लेना। अशोक जैसे 269 बीसी में बैठा था, उसके 269 के बाद 10वां वर्ष। चलो यार, नेक्स्ट नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, कुछ उसी को बताता हूँ, है ना। चलिए, अशोक क्या है, 269 में गद्दी पर बैठा था। उसके 10वें वर्ष, 10वें वर्ष यानी कि 259 बीसी में बोध गया गया। बोध गया। ठीक है। उसके बाद 20वें वर्ष, ये 8वें शिलालेख में बताया भाई। ठीक है ना। 20वें वर्ष यानी कि 249 बीसी में कहां पर गया? यहां तो बोध गया, बोध गया गया था। ठीक है। और 20वें वर्ष 249 बीसी लुम्बिनी गया था, में लुम्बिनी। ठीक है ना, में लुम्बिनी गया था। और 13वां सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें कलिंग युद्ध का जिक्र है। कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, 7वां प्रश्न। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो, कलिंग का युद्ध हुआ था 261 बीसी। बिंदुसार का राज्याभिषेक हुआ था 298 बीसी। और जो शुंग राजवंश था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के बाद ही, मौर्य साम्राज्य ही हमारा 322 से 185 तक रहा था। ठीक है।
तो उसके बाद शुंग वंश आया था 185 बीसी से, ये रहा था आपका 112 वर्ष यानी कि 73 बीसी तक। ठीक, 73 बीसी तक। तो सबसे पहले क्या आया, बिंदुसार यानी कि 2, तो ये वाला भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। 2 के बाद आया कलिंग युद्ध, तो इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, कलिंग युद्ध का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। बात करें कलिंग युद्ध, कब हुआ, 261 बीसी। ठीक है, कलिंग कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। अच्छा, राजधानी क्या थी कलिंग की, तोसली थी। क्या थी, राजधानी थी तोसली। इस युद्ध के बाद एक पॉइंट लिख लेना, इस युद्ध के बारे में मैंने बता दिया। अच्छा, नदी और लिख लो यहाँ पे, कौन सी नदी के किनारे, दया नदी के किनारे। इस युद्ध के बाद ही उसने भैरी घोष युद्ध की नीति छोड़कर धम्म घोष, जिसे कहते हैं शांति की नीति, अपना ली थी। और इसने अपने इस युद्ध के बाद ही, है ना, इस युद्ध के बाद अशोक ने अपने भतीजे निर्ग्रोध से बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली। ठीक है ना, बौद्ध धर्म की प्रेरणा ली। ठीक, तो यानी कि इसने जो है बौद्ध धर्म अपना लिया था, और जो इसको शिक्षा जो दी थी, बौद्ध धर्म की जो शिक्षा दी थी, वो दी थी उपगुप्त ने, इसने उपगुप्त ने। ठीक, ये वाली सारी चीजें ध्यान रखें। निर्ग्रोध कौन था, निर्ग्रोध था सुसीम का बेटा। और सुसीम कौन था, सुसीम था बिंदुसार का बेटा, यानी कि अशोक का भाई, यानी कि अशोक का भाई। चलिए भाई, फिर से नंबर नेक्स्ट 8, मौर्य शासन व्यवस्था में तीर्थ का क्या अर्थ है, तीर्थ का मतलब बताओ भाई। तीर्थ का मतलब होता था, व्यवस्था में तीर्थ का मतलब होता था प्रशासनिक विभाग। और मौर्य साम्राज्य में जो तीर्थों की संख्या थी वो 18 थी। वो कितनी थी, 18 थी। ठीक है ना, 18 थी। चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 9, अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा, ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सकें। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र कौन था। अच्छा, पहले इनकी पत्नी की बात करते हैं, अशोक की पत्नियों की हम बात करें, अशोक की पत्नियों की हम बात कर रहे हैं। एक पत्नी थी इनकी देवी, एक इनकी पत्नी थी करुआ की, और एक इनकी पत्नी थी पद्मावती। जो देवी पत्नी थी उससे 3 संतानें थी। महेंद्र पुत्र था, संघमित्रा पुत्री थी, महेंद्र, संघमित्रा और चारुमती। ये संतानें थी। और महेंद्र संघमित्रा को इन्होंने इन्होंने कहाँ भेजा था, श्रीलंका भेजा था। कहाँ, श्रीलंका, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। कहाँ, श्रीलंका। किस लिए, प्रचार के लिए बौद्ध धर्म के। ठीक है ना, ये वाली बात ध्यान रखेंगे। चलिए भाई, आज का लास्ट प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए थे। तो मैंने बताया श्रवण बेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य चले गए थे। कहाँ पर चले गए थे, श्रवण बेलगोला। ठीक है, चंद्रगिरी या विंध्यगिरी की पहाड़ियों पर कह सकते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर एक मूर्ति बनी हुई है गोमतेश्वर की, गोमेतेश्वर
की मूर्ति है। ये मूर्ति ऋषभनाथ जो जैन धर्म के संस्थापक थे उनके पुत्र बाहुबली को समर्पित है। ये मैंने कई बार बता दिया। और ये लगभग 57 फीट कह सकते हैं या 17.5 मीटर के आसपास भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। और ये बनवाई किसने थी? ये जो मूर्ति थी ये बनवाई थी चामुंडा राय ने। चामुंडा राय ने बनवाई थी। ये जो बनवाई थी 981 एडी और कई जगह 983 भी मिल जाता है। ये बात ध्यान रखिए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ऑफ करते हैं। तो सभी साथी बताएंगे क्लास कैसी थी। अपना जो है कमेंट ज़रूर कर दिया करें क्लास देखने के बाद। पसंद आई तो लाइक वगैरह ये मैं डेली कहता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय। जय हिंद।